जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़ोर-शोर से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से बाल विकास का चैप्टर नंबर 7 सीखने का वक्र, पठार एवं स्थानांतरण का वीडियो लेके उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने अभी तक चैप्टर नंबर बाल विकास में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के सारे चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोगों के 3 से 4 चैप्टर और रह गए हैं बाल विकास में, वो मैं जल्द ही समाप्त करा दूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो को लेके उपस्थित होने वाला हूँ। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ने जिन लोगों ने भी उन चैप्टरों को नहीं देखा है, उन वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है जाके उनको देखिए, समझिए, फिर इस चैप्टर नंबर 7 सीखने का वक्र, पठार, स्थानांतरण को आके देखिए ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इस टाइम पे काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। आप कई लोगों ने काउंसलिंग करवा भी ली होगी, मतलब अलॉटमेंट वगैरह को कॉलेज का हो रहा है, वो सब हो गया होगा। वो सब एक अलग मुद्दा है। बस मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, अच्छा सा अच्छा कंटेंट देना ताकि आप लोगों का परीक्षा के टाइम कोई भी क्वेश्चन छूटे ना पाए और अच्छा स्कोर करें, ताकि आप लोगों के पीछे आप लोगों के माँ-बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और उन उम्मीदों पे आप लोग खरा उतरें, मेरा एक ऐसा ही छोटा-सा प्रयास है। तो मैं अब ज़्यादा समय ना गँवाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूँ और मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ। चलिए आज का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है आज का चैप्टर, क्या बोलना चाह रहा है हम लोगों से और हम लोग इसको कितना समझते हैं और मैं कितना आप लोगों को आसानी से समझा पाता हूँ। चलिए, चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है सीखने का वक्र, पठार, सीखने का स्थानांतरण। ठीक? क्या होता है सीखने का वक्र और क्या होता है सीखने का पठार और क्या होता है सीखने का स्थानांतरण? क्या होता है सीखना? आप सबको पता होगा सीखना क्या है? सीखना क्या है पता होगा? पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आज आप लोग को पता चल जाएगा सीखना क्या होता है। देखिए, सीखना क्या होता है, मैं पहले थोड़ी-सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना होए। जी लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ गई। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं अब। देखिए, अधिगम और सीखने का वक्र। शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रमुख चरण होते हैं, शिक्षण पूर्व, शिक्षण और शिक्षणोपरांत। यानी शिक्षण पूर्व आप पहले प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जैसे कि जब अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप और इससे पहले मैंने 2-3 घंटे वर्क किया है। मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा आप यहाँ बनाए आप लोगों के नोट्स तैयार किया, ठीक? फिर मैं आप लोगों को इस टाइम पे शिक्षण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? शिक्षण यानी पढ़ा रहा हूँ। जब पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएँगे शिक्षकों का कि सर अब मैंने आपको कैसे पढ़ाया, आप लोग कितना समझ में आया। ये चीज़ इस प्रकार से होगा, यानी शिक्षण पूर्व, शिक्षण और शिक्षण उपरांत, ये समझ गए होंगे। अब इसकी परिभाषा है कि एक प्रभावशाली शिक्षण 3 चरणों के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए अधिकतम सीखने को प्रस्तावित करता है। ठीक, इसकी परिभाषा है, गेट्स ने दिया है कि अधिगम वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, प्रगति, उन्नति की सीमा पर ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। एक ग्राफ होता है, उसके माध्यम से हम लोग बताते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, आपको कितने सीखने की ज़रूरत है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने का वक्र, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम के वक्र प्रकार क्या-क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के वक्र को 4 प्रकार के बताए हैं। देखिए, 4 प्रकार के बताएँ जो कि निम्नलिखित हैं। हर एक मुद्दे पे हम लोग आते हैं। चलिए, पहला है समान निष्पादन वक्र। पहला जो है अधिगम का पहला प्रकार अधिगम वक्र का वो है समान निष्पादन वक्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सीखने की प्रक्रिया
में जब सीखने की मात्रा समान होती है, जब हम लोग सीखने की मात्रा जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें जो सीखने की मात्रा है यदि वो समान है तो वह सरल रेखीय वक्र प्राप्त करता है और उस वक्र का जो आकार होता है वो एक सीधी रेखा में चला जाता है। ठीक, सीधी रेखा में होता है। ये देखिए, जब सीखने की प्रक्रिया में जब सीखने की मात्रा होती है तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र का आकार एक सीधी सीधी रेखा के समान होता है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ये ग्राफ बना है और यहाँ पे नंबरिंग है इस प्रकार से 10, 20, 30, 50, 60 और 70 यहाँ पे होता है और एक सीधी रेखा है तो इसमें कोई भी एक रेखा नहीं खींची जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा और यहाँ पे मार्किंग चली जाएगी। इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी। मैं साफ तरीके से बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देंगे 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देंगे क्या 10, 20, 30 और 40 इस प्रकार से आप लोग कर देंगे। ठीक, और बस कोई यहाँ पे आपको बस यहाँ पे कोई एक ऐसी रेखा नहीं खींचनी है। ठीक, बस ऐसे केवल बना के मार्किंग मार देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आपको दूसरा क्या है, दूसरे प्रकार में क्या बोला गया है, दूसरे प्रकार में बोला गया वर्धमान निष्पादन। ये क्या होता है, इस प्रकार के वक्र के प्रारंभ में सीखने की गति धीमी किंतु बाद में तीव्र हो जाती है। यानी कि जब कोई भी सीखता है तो पहले प्रारंभ में यदि वो धीमे सीखता है फिर बाद में तीव्र हो जाता है, तेजी सीखने लगता है। इसके फलस्वरूप जो वक्र की रेखा होती है वो तेजी से ऊपर की ओर दिखेगी आपको। देखिए, ये मैंने आप लोगों को सीखने के लिए एक ग्राफ बना रखा है। ये देखिए ग्राफ बना रखा है। देखिए, इसमें ग्राफ ऐसे गया ऐसे गया, नीचे मार्किंग दे रखी है और इसकी जो रेखा है देखिए पहले कम फिर एकदम से तेज आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, यही है वर्धमान निष्पादन रेखा। ठीक, वर्धमान निष्पादन रेखा है। मैं जूम कर दे समझ जाए ताकि ये देखिए ये एकदम देखा गई है, ये रेखा गई है। यहाँ पे 60, 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे नंबरिंग की गई है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबरिंग की गई। यहाँ पे सीखने की मात्रा है, ये आपकी क्या सीखने की मात्रा है और यहाँ पे एक रेखा खींची गई इस प्रकार से। क्या है, पहले एकदम धीमे फिर एकदम से तेज हो गए। ये है वर्धमान निष्पादन, वर्धमान निष्पादन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा तीसरा पॉइंट है अपना ह्रास निष्पादन वक्र। ह्रास निष्पादन वक्र इस प्रकार के वक्र के प्रारंभ सीखने की मात्रा तीव्र किंतु बाद में सीखने की मात्रा में कमी आ जाती है। यानी कि पहले तेजी सीखता है किंतु बाद में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, धीमे पड़ जाती है, कमी आने लगती है। इस प्रकार से इसका ये देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है। ये देखिए ये ग्राफ है। बाहर की जो आवाज़ें आ रही कृपया उसको इग्नोर करिएगा। और मैं जिस इस सिचुएशन में बैठा हूँ कि ताकि अब मैं वीडियो को पॉज़ भी नहीं कर सकता हूँ और कट भी नहीं कर सकता हूँ। तो कृपया करके बाहर की आवाज़ों को इग्नोर करके आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा। मैं कहाँ पे था, ग्राफ बता रहा था कि ह्रास निष्पादन वक्र क्या होता है। देखिए ये ऐसे ये हो जाएगा ग्राफ आपका। इसमें जो लाइन खींचेंगे ये पहले क्या है, तीव्र किंतु बाद में कमी होने लगती है, नीचे की ओर आएगी ऐसे ऐसे बाद में ऐसे आ जाएगी। ठीक है, मैंने केवल इतना ही बनाया कि इतना ही बात बना ही था, इतना ही बनाया जाता, पूरा नहीं बनाया जाता है। पहले धीमे फिर पहले तीव्र फिर धीमे धीमे, पहले एकदम उठा ये चीज़। उसके बाद देखिए क्या दूसरा है एस आकार या मिश्रित। इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी किंतु बाद में तीव्र किंतु फिर बाद में फिर धीमी पड़ जाती है। ये घनात्मक ऋणात्मक वक्रों का मिश्रित वक्र होता है। ठीक, इस प्रकार से ये ग्राफ है, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सीखने के पठार में हम लोग को पढ़ते हैं। ठीक है, जब सीखने की गति ना तो धीमी हो ना ही तेज हो तो उसको हम तो वह सक्षम वक्र के इस संबंध में सीखने का पठार कहा जाता है। सीखने के पठार के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए, प्रेरणा का अभाव होता है, रुचि में कमी होती है और कार्य की गहनता होती है। क्या कौन कौन सा होता है, प्रेरणा का अभाव होता है, रुचि की कमी होती है और कार्य की गहनता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए कि प्रेरणा का अभाव, रुचि में कमी, कार्य की गहनता ये होता है। इसके अंदर का मटेरियल आप लोग क्या लिखेंगे कि
उचित प्रेरकों के अभाव में भी सीखने में पठार आ जाता है। रुचि में कमी, सीखते सिखाने आदि बालकों की इस कार्य में रुचि कम हो जाती है तो सीखने के पठार में आ जाता है। कार्य की गहनता, प्रारंभ में कोई कार्य सरल किंतु बाद में कठिन हो जाता है। इसमें सीखने की गति में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक, सीखने में क्या हो जाता है? गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। आपने इतना समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बोलना चाह रहा है। चौथा है, अभी तक हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे, अब चौथा पॉइंट है प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको स्थायी बनाना, ना कि अस्थायी बनाना। क्या है? पठार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है, पठार आ जाता है। ठीक है। सीखने की उचित विधियाँ क्या क्या होती हैं? सीखने की उचित आदतें भी पठार पैदा करती हैं। सीखने की उचित आदतें भी क्या करती हैं? पठार पैदा करती हैं। इसके बाद सीखने स्थानांतरण। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और यदि कोई भी कमी रह गई हो तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को दूर करके आप लोगों के सामने पेश हूँ। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? इसका अर्थ और परिभाषा। सीखने के स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण से तात्पर्य है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी प्रकार का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इतना बड़ा परिभाषा आप लोग को याद नहीं करनी है। बस क्या करना है, क्या है इतना तो आप लोग लिख ही लोगे कि सीखने के स्थानांतरण से तात्पर्य है कि किसी विषय को सीखने में उपलब्ध होने वाला ज्ञान है और अभ्यास का उसका किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। यानी किसी विषय को सीखने में उपलब्ध होने वाला ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करना ही स्थानांतरण कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। यदि कोई भी आपने सीखा, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने मेरी क्लास से सीखने के स्थानांतरण सीखा। ठीक, आपने सब कुछ बाल विकास सीखा, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया, आपने एक एक वीडियो देखा, उसके नोट्स बनाए, उसको आपने फिर रिवाइज किया। जब आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद, या फिर आप बीटीसी कंप्लीट करके यूपी टेट और सीटेट यूपी टेट, फिर उसके बाद सुपर टेट वगैरह परीक्षा पास करके जब किसी आप संस्था में पढ़ाने जाएंगे तो क्या होगा? वो आप उसको आसानी से पढ़ा पाएंगे। वही है कि जो आपने पहले सीखा वही उसी हुई सीखी हुई ज्ञान को आप किसी दूसरी जगह प्रयोग कर रहे हो। बस ये है सीखने का स्थानांतरण, है सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी जगह प्रयोग करना। समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब इसकी परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो के शब्दों में, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान या कुशलताओं को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। वही मैंने बताया कि क्या होता है कि सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है कि सीखने का एक क्षेत्र होता है, उससे आप सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान या कुशलता किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही साधारणतः सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। मैंने याद करा दिया आप लोगों को, आप लोग समझ गए होंगे। अधिगम के स्थानांतरण प्रकार कैसे होते हैं? एक होता है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सकारात्मक स्थानांतरण और एक नकारात्मक स्थानांतरण, ये होते हैं। आप देखिए क्या होते हैं, सीखना या अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ठीक, इसके अंदर तो आप लोग लिख ही लोगे, ये चीज़ तो आप लोग लिख ही लोगे, सीखने के स्थानांतरण अधिगम क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है। ठीक, इतना भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद क्या सीखने या अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। देखिए, मनोविज्ञान को सीखने के स्थानांतरण को समझने के लिए अनेक सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है? 5 प्रकार के सिद्धांत है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से ये हैं। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट अंश का सिद्धांत, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानिक का सिद्धांत। कौन कौन सा होता है? औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, समान एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत। ये इतने सिद्धांत हैं, आप लोगों को इतना पढ़ना है। और आप लोगों की क्लास आज इतनी है, यहीं तक है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है।
इतना ही आपका एग्ज़ाम में इतना ही आएगा, इतने से आपका क्वेश्चन बनेंगे, ठीक? और आज आप लोगों की क्लास इतनी थी और मैंने कैसा पढ़ाया, आप लोगों को कितना समझ में आया, ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और कोई भी मेरी साइड से कमी रह गई वो भी कमी बताइएगा, ताकि मैं अगली बार आप लोगों को पढ़ाऊँ तो उन कमियों को दूर करके पढ़ाऊँ। और आज की क्लास यहीं तक थी। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी डीएलएड कर रहा है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन तक वीडियो पहुँचे। और जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट बनाए ज़्यादा बनाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ, आप लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, हर हर महादेव।